Well, students, today we are going to discuss a very important topic which is useful for your competitive purpose of examination. Although it is not in your syllabus, but for competitive purpose, it is very useful topic. And today we have to discuss some of the properties about the liquid crystals. Liquid crystals. Shortly, we can write it as LC. So students, आज हम जानेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। कभी कभी इससे रिलेटेड भी एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि चैप्टर आपका सॉलिड क्रिस्टल से है, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हैं? सो स्टूडेंट्स, लिक्विड क्रिस्टल्स ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं that has properties which is common in both solid as well as in liquid. For example, liquid crystals की एक प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर टेंडेंसी टू फ्लो होती है, जो कि लिक्विड से मैच करती है। बट इसके जो मॉलिक्यूलर है अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्रिस्टल लेवल के होते हैं, क्रिस्टल्स टाइप में होते हैं, जो कि सॉलिड की प्रॉपर्टी है। It means its molecule has tendency to follow, but the arrangement of molecule is like crystals. And ये जो इसके molecular arrangement होते हैं, इन molecular arrangement के बीच में तो intermolecular forces of attraction होता है। वो intermolecular of attraction इतना strong होता है कि molecules को bind करके रखने में सक्षम होता है। But बाइंड करके रखता तो है, लेकिन सॉलिड की तरह एक पोजीशन पर ये इसको रिजिड नहीं रख पाता है, बल्कि इसको फ्लो करने की टेंडेंसी भी मेंटेन रहती है। इसके टिपिकल एग्जांपल्स को आप देखें। जनरली जितने भी लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, उन लिक्विड क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल्स काफी जैंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसका एक आप टिपिकल एग्जांपल इस तरह से देख सकते हैं। इट्स एग्जांपल typically can be written as like this. It is anisole OCH3 और ये एजो बॉन्ड से अटैच है विद कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन बॉन्ड एजॉक्सी बॉन्ड, और इधर भी बेंजीन रिंग पर ये एनिजोल यानी OCH3 एल्कोक्सी ग्रुप अटैच्ड है। तो ये एक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट का एग्जांपल है जो लिक्विड क्रिस्टल में पाया जाता है। इसको हम लोग जनरली कहते हैं पारा एजॉक्सी एनिजोल। बेंजीन रिंग में जब OCH3 लगता है तो इसे हम लोग कॉमनली एनिजोल कहते हैं, और ये इसके पारा पोजीशन पर अरेंजमेंट है। 1 2 3 4 पोजीशन को पारा पोजीशन कहा जाता है, इसलिए पारा एजॉक्सी एनिजोल है जो लिक्विड क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक बहुत जनरलाइज्ड एग्जांपल है लिक्विड क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल का। एंड नाउ स्टूडेंट्स, लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फेजेस में होते हैं। यहाँ फेजेस का मतलब क्या है? फेजेस का मतलब यह है कि जब इस लिक्विड क्रिस्टल्स को हम लोग किसी माइक्रोस्कोप में पोलराइज्ड लाइट यूज करके देखते हैं, तो ये लिक्विड क्रिस्टल्स डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट शाइनिंग कलर के फॉर्म में दिखलाई देने लगता है। उस डिफरेंट टेक्सचर्स और शाइनिंग कलर के जो अरेंजमेंट हैं वो फेजेस कहलाते हैं। अब जब ये डिफरेंट फॉर्म में अरेंज है तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? लिक्विड क्रिस्टल्स मॉलिक्यूल जो होते हैं ये एन आइसोट्रोपिकली अरेंज होते हैं। और आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि सॉलिड क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज है एन आइसोट्रोपिसिटी। थोड़ी सी बात आपको याद दिला दे, एन आइसोट्रोपिसिटी क्या बताया गया था स्टूडेंट्स आपको? इसका मतलब ये बताया गया था कि जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शन से सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट किया जाए और वो प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन से निकालने पर भी सेम टू सेम आ जाए, तो सेम अगर प्रॉपर्टी आ जाएगा तो उसे हम लोग आइसोट्रोपिक इन नेचर कहते हैं, और डिफरेंट आ जाता है तो उसे हम लोग एनआइसोट्रोपिक
इन नेचर कहते हैं। तो ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह एनिसोट्रॉपिसिटी शो करता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो लिक्विड क्रिस्टल को इतना इंपॉर्टेंट देता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि ये यूज होता है डिस्प्ले बनाने में, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन जो बनते हैं उसमें इसकी किस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया जाता है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि ये जो एनिसोट्रॉपिक नेचर में है, लिक्विड के जो क्रिस्टल्स मॉलिक्यूल होते हैं इनके फिजिकल सराउंडिंग में स्लाइटली जब चेंज दिया जाता है तो वो एनिसोट्रॉपिक से आइसोट्रॉपिक में चेंज हो जाता है, और उस स्लाइट सराउंडिंग में मॉलिक्यूल के जो सराउंडिंग होती है उसके इसमें जो चेंजिंग दिया जाता है, जैसे इसके अंदर चेंजिंग आएगा ये एक ऐसी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके इस्तेमाल के द्वारा हम लोग इसको स्क्रीन पर, डिजिटल कैलकुलेटर्स पर, वो डिजिटल वॉचेस में, इन सब में हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैन मेड है, बल्कि नेचर में भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। तो नेचर में बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो लिक्विड क्रिस्टल्स के तौर पर दिखलाई देते हैं, जैसे प्रोटीन्स, सेल मेम्ब्रेन्स। आप इसको बिल्कुल इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं जैसे जेली लाइक मटेरियल्स जो हैं उनमें मोस्टली जो प्रॉपर्टी आ जाती है टेक्सचर प्रॉपर्टी, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जब उसको आप ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर देखेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करने लगेगा। तो सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स, ये सब नेचुरली लिक्विड क्रिस्टल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैन मेड केस में भी आप देख सकते हैं जैसे सोप एंड डिटर्जेंट के जो सॉल्यूशन होते हैं, सोप सॉल्यूशन और डिटर्जेंट सॉल्यूशन, वो भी एक अच्छे लिक्विड क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब लिक्विड क्रिस्टल का यूटिलाइजेशन, इसका एप्लीकेशन क्या क्या आप कर सकते हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि इसको आप कहां कहां यूज करेंगे। इसको हम लोग यूज करते हैं इन डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स टू डिनोट नंबर्स। और का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग यूज करते हैं स्क्रीन बनाने में, डिस्प्ले स्क्रीन बनाने में, जैसे एलसीडी वगैरह के फॉर्मेशन में इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये एक छोटा सा बेसिक इंफॉर्मेशन है लिक्विड क्रिस्टल के बारे में। इसमें 2-3 पॉइंट आप याद रखेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल्स में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी एनिसोट्रॉपिक होती है, और ये एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी जैसे इसके सराउंडिंग में कोई आप फिजिकल चेंजिंग देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो वो एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाएगी आइसोट्रॉपिसिटी में, और इसी प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन लेकर के इसको हम लोग डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स या एलसीडी स्क्रीन वगैरह में इसको यूज किया जाता है। उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो होते हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल्स की तरह होते हैं, जिसका एक टिपिकल एग्जांपल ये पारा एजॉक्सी एनिजोल है। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करने के लिए हेडिंग लगा लेते हैं। आपको ये बताया जा चुका है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली पोलर और नॉन पोलर दो कैटेगरी के होते हैं। तो पोलर कैटेगरी के जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स, उनके फिजिकल अरेंजमेंट में जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा उसमें चेंजिंग आएगा। तो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात कर लें, थोड़ी सी बात बता दें आपको। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो दोनों एटम है ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम हैं। तो जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सपोज कर लें आप कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। एंड सच बॉन्ड्स इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन the more electronegative atom acquires partial negative charge and the another get partial positive charge is known as
पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, जबकि नॉन पोलर में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी पर भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। तो हम लोगों का जो सब्जेक्ट मैटर है वो पोलर से रिलेटेड है। अब पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में ये जो चार्ज, स्मॉल पार्शियल चार्ज जो डेवलप कर गए सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसे हम लोग डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइपोल। इस डाइपोल के मेजरमेंट को फाइंड जब हम लोग इसको करते हैं, यानी कौन कितना डाइपोलर है नहीं है, पोलैरिटी को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट। क्या यूज करते हैं उसके लिए टर्म? डाइपोल मोमेंट। बॉन्ड पोलैरिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी और स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप इमेजिन करें कि कोई ऐसा क्रिस्टल कंपाउंड है जो पोलर कोवैलेंट है, ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो पोलर कोवैलेंट है। अब उसकी बात होगी, तो पोलर कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर हम बार बार नहीं कहें, सिर्फ पोलर कंपाउंड कहें, तो आपको इमेजिन कर लेना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पोलर कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, नाउ तो पोलर क्रिस्टलाइन कंपाउंड के ऊपर अब हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे ही किसी पोलर कोवैलेंट क्रिस्टलाइन कंपाउंड पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के क्रिस्टल में एक चेंजिंग आता है। वो चेंजिंग किस तरह का हो सकता है? केस 1, वो चेंजिंग ऐसा हो सकता है कि ये जो डाइपोल हैं जो डेवलप किया यहाँ डाइपोल, इस डाइपोल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ एरो रहेगा, बिल्कुल इस तरह से इसको डिनोट करते हैं हम लोग वेक्टर सिंबल की तरह, लाइक दिस। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, तो क्रिस्टल में मौजूद जो डाइपोल्स हैं वो डाइपोल्स चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? केस 1 ये है कि हो सकता है कि वो डाइपोल बिल्कुल एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में ऑर्डर्ड वे में अलाइन हो जाए, अरेंज हो जाएं। जब ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे क्रिस्टल में पूरी तरह से, लाइक दिस, ये डाइपोलर, इधर एरो है, उधर डेल्टा निगेटिव, और जिधर टेल आप देख रहे हैं उधर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, लाइक दिस। पूरे के पूरे क्रिस्टल में यही अरेंजमेंट कैरी ऑन होता चला जाए स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? इसका एक नेट डाइपोल डेवलप करेगा। नेट डाइपोल मौजूद होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, एक नेट रिजल्टेंट डाइपोल मौजूद रहेगा। दूसरा सिचुएशन क्या होता है? दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पोलर कोवैलेंट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है उसके जो डाइपोल हैं वो एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल कर दें। वो एक दूसरे को क्या कर दें? म्यूचुअली कैंसिल कर दें, लाइक दिस। उनके डायरेक्शन इस तरह से अरेंज हो जाएं कि वो म्यूचुअली एक दूसरे को कैंसिल कर दें, अपोजिट अलाइनमेंट में आ जाएं। तो एक सिचुएशन क्या हुआ कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उनके जो डाइपोल होंगे क्रिस्टल्स के अंदर वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और उनका नेट रिजल्टेंट डाइपोल कुछ ना कुछ होगा, यानी इट इज नॉट इक्वल टू 0। और ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा? ऐसे सिचुएशंस में ये होगा स्टूडेंट्स, ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा? इनका नेट डाइपोल रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, कैंसिल हो जाएगा। तीसरा भी एक सिचुएशन एक्सप्लेन किया जाता है, उसको भी आप समझ लें। केस 3 ये कहा जाता है समटाइम्स वो अगर डाइपोल नहीं है तो आयंस हो सकते हैं। याद रखिए, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो डाइपोल कहेंगे, अगर कंप्लीट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव रहता तो उसे हम लोग आयंस कहते हैं। यानी आयन जो होंगे वो इस डाइपोल के मैक्सिमम लिमिट वैल्यू को कहते हैं। इसीलिए अगर तीसरे सिचुएशन में यह बताया जाता है कि देयर मे बी पॉसिबल दैट उनके अंदर डाइपोल हो ही नहीं बल्कि वो आयंस के फॉर्म में यानी
कंप्लीट चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव के फॉर्म में मौजूद हो तो उनके अलाइनमेंट की बात होगी। सो हम लोगों को लेकिन जो बात करनी है वो इन दोनों से रिलेटेड है। तीसरा सिचुएशन भी हो सकता है, थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है, देयर मे नॉट बी प्रेजेंस ऑफ एनी डाइपोल बट आयंस में बी प्रेजेंट। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप उस पर अप्लाई करेंगे जिसमें आइदर प्रेजेंस ऑफ डाइपोल हो और आइदर प्रेजेंस ऑफ आयंस हो। तो ये आपस में क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो व्हेनेवर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तब क्या होगा स्टूडेंट्स, तब डाइपोल क्रिस्टलाइन कंपाउंड में बिहेव्स लाइक दिस। आइदर वो ये डायरेक्शन में अलाइन हो गए, डाइपोल नेट रिजल्टेंट उसका जो होगा वो जीरो नहीं होगा, दूसरे सिचुएशन में वो जीरो हो जाएंगे। तीसरा केस क्या है, डाइपोल है ही नहीं, सिर्फ आयंस मौजूद हैं, देयर इज नो डाइपोल बट आयंस ओनली, बट आयंस ओनली। तो हम लोगों को जो अभी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट एक स्पेशल कैटेगरी पढ़नी है, वो सिर्फ किसके लिए पढ़नी है, वो पढ़नी है सिर्फ हम लोगों को जिसमें डाइपोल क्रिस्टल्स मौजूद होंगे, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें डाइपोल होंगे। तो अब ये दो सिचुएशंस आपके सामने आ गए। अब इन दो सिचुएशंस को देखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, it shows 4 different basic properties और 4 different distinguished properties। वो 4 different distinguished properties क्या हैं स्टूडेंट्स, तो उसको नोट करते हैं। इसको 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, 4 तरह की स्पेशल प्रॉपर्टी उनके अंदर आ जाती है। आप याद रखिए ये सिर्फ वैलिड तब होगा जब आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा हो, पोलर हो। नॉन पोलर पर ये चीज आप अप्लाई नहीं करेंगे। सो देखें स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन dipolar crystalline solid, there are 4 basic properties developed in क्रिस्टल्स। तो उस क्रिस्टल्स में 4 बेसिक प्रॉपर्टी डेवलप कर जाती हैं, जिसके बेसिस पर आप कह सकते हैं कि 4 डिफरेंट क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। वो 4 डिफरेंट क्राइटेरिया क्या क्या हैं देखें आप। फर्स्ट वन इज पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट्स, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सबसे सिंपल फॉर्म में हम इसको आपको डिफाइन करके बताते हैं, वेरी सिंपल। पीजो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है प्रेशर के जरिए जब किसी के अंदर करंट प्रोड्यूस कर दिया जाए, यानी इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर के जरिए जब किसी में करंट डेवलप कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पीजियो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या होता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो एक्सटर्नल प्रेशर के अप्लाई करने से ये मटेरियल, ये सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है उसे हम लोग पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स कहेंगे और इस प्रॉपर्टी को पीजियो इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अब ये कैसे होता है, वेरी सिंपल। जैसे ही आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, आपने क्या अप्लाई किया, एक्सटर्नल प्रेशर, पी एक्सटर्नल प्रेशर आपने अप्लाई किया। इस एक्सटर्नल प्रेशर ने क्या डेवलप किया, इस एक्सटर्नल प्रेशर ने डेवलप किया एक तरह का मैकेनिकल स्ट्रेस लगाया। किसके ऊपर लगाया, याद है जो आप पढ़ रहे हैं, इसने ये मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई किया
पोलर कोवैलेंट क्रिस्टल पर प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई करने से क्या डेवलप हुआ? मैकेनिकल स्ट्रेस। और इस मैकेनिकल स्ट्रेस ने इस कोवैलेंट क्रिस्टल में जो डायपोल्स थे, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा निगेटिव, ए और बी के फॉर्म में, या व्हाट एवर द नेचर ऑफ द क्रिस्टल जिस कंस्टिट्यूएंट से वो बना हुआ है, ये मैकेनिकल स्ट्रेस क्या करता है? ये मैकेनिकल स्ट्रेस उसके अंदर के डायपोल में मूवमेंट ला देता है, डिस्प्लेसमेंट करता है। तो फिर से समझे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया, उस एक्सटर्नल प्रेशर से मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप हुआ। मैकेनिकल स्ट्रेस ने क्या किया? उसके डायपोल को डिस्प्लेस किया। जैसे वो उसको डिस्प्लेस करेगा, उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। That's the reason for the production of electricity in such types of crystals by applying the pressure. Hence, तो आप समझ गए स्टूडेंट्स कि when external pressure के अप्लाई करने से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसे पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और वैसे क्रिस्टल्स को पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स कहते हैं। अब ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं, इन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के कुछ एग्जांपल्स को आप जान लें कि ये क्या है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के एग्जांपल बहुत सिंपल फॉर्म है, ये आप समझ गए होंगे। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, उसने मैकेनिकल स्ट्रेस डाला किस पर? पोलर कोवैलेंट क्रिस्टल पर। तो पोलर कोवैलेंट क्रिस्टल्स के जो डायपोल थे, उन डायपोल को उसने डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेसमेंट जैसे उस पर शुरू हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इस तरह से फॉर्म हो गया। अब इसका कुछ एग्जांपल्स आप देख लें स्टूडेंट्स। तो इसके एक एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल है, उसे हम लोग टाइटेनेट्स ऑफ बैरियम एंड लेड कहते हैं। टाइटेनेट्स ऑफ बैरियम एंड लेड। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल्स हैं टाइटेनेट्स, टाइटेनियम से है ये, ऑफ बैरियम एंड लेड। इसके एग्जांपल्स हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स इसका? लेड जिरकोनेट। लेड जिरकोनेट, इसको क्या पढ़ते हैं? लेड जिरकोनेट। जिरकोनियम है ये, ZrO2, जिरकोनेट। And now the third example is ammonium dihydrogen phosphate. Ammonium dihydrogen phosphate। इस तरह से बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें प्रेशर के अप्लाई करने से क्या डेवलप हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाता है। अब इस क्राइटेरिया को एक तरह से और समझिए आप। अभी जो हमने आपको बताया, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, एक्सटर्नल प्रेशर से मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप हुआ। मैकेनिकल स्ट्रेस ने डिस्प्लेसमेंट ला दिया। किसमें? उसने डिस्प्लेस कर दिया डायपोल्स को, और जब डायपोल में डिस्प्लेसमेंट आया तो क्या डेवलप हो गया स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिसिटी। अब इसी को बिल्कुल वाइस वर्सा करिए, अपोजिट हम लोग करते हैं। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने आपको शुरुआत किया था कि दिस बिहेवियर इज ड्यू टू अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तब उसके पोलर क्रिस्टल कंपाउंड में क्या इफेक्ट आता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आप अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से फिनोमेना रिवर्स होगा। रिवर्स होगा इट मींस टू क्या होगा? तो उसमें एक मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप होगा। मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से उसमें प्रेशर डेवलप होगा, और इस अपोजिट क्राइटेरिया का यूज लेकर के इसको पिकअप रिकॉर्ड्स में, जो रिकॉर्ड प्लेयर्स बजाए जाते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर, उसमें इसको यूज किया जाता है। वेरी सिंपल, आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके सेकंड क्राइटेरिया पायरो इलेक्ट्रिसिटी पर आते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी इस पोलर कोवैलेंट क्रिस्टल्स में डेवलप हुई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दिस इज पायरो, दिस इज pyroelectricity. So students, pyro means very simple, heat. Pyro means heat. बहुत ज्यादा जब उसको हीट करते हैं तो pyroelectricity means development of electricity with the help of heat.
एक हीट डेवलप करते हैं तो उसकी वजह से हीट करंट प्रोड्यूस होता है जो क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने लगता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तीसरा जो प्रॉपर्टीज पे डेवलप होता है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है फेरो इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज फेरो इलेक्ट्रिसिटी, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी इज फेरो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो फेरो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अभी जो फर्स्ट हमने आपको बतलाया था, उस फर्स्ट क्राइटेरिया में क्या बतलाया गया था आपको, फर्स्ट क्राइटेरिया में ये बतलाया गया था कि जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें दी जाती है तो उसके जो डाइपोल्स होते हैं वो डाइपोल डिस्प्लेस हो जाते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स भी देखे गए जिन मटेरियल्स में विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड परमानेंटली। ये बड़ी यूनिक बात थी कि कुछ मटेरियल्स में बिना किसी अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वो क्या हो गए, उसके जो डाइपोल्स थे वो डिस्प्लेस होने लगे, डिस्प्लेस हो गए। तो उनके अंदर जो इस तरह का डिस्प्लेसमेंट आया वैसे मटेरियल को क्या नाम दिया गया, वैसे मटेरियल को नाम दिया गया फेरो इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे फेरोमैग्नेटिज्म दिया गया था, वहां भी उसमें परमानेंटली मैग्नेटिज्म का क्राइटेरिया था, यहां भी ये परमानेंटली क्या होते हैं, इसके डाइपोल्स डिस्प्लेस हो जाते हैं विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई नहीं किया जाता है। तो सच मटेरियल्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। बट ये डेवलप तो हो जाते हैं, डिस्प्लेस तो हो जाते हैं डाइपोल्स, बट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज वेरी अनसिमेट्रिकल। तब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब अप्लाई करते हैं तो उस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का काम सिर्फ ये होता है कि वो उन अनसिमेट्रिक रैंडम फॉर्म में जो डाइपोल्स डिस्प्लेस हुए थे उनको क्या करता है स्टूडेंट्स, वो एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन दे देता है। इट मींस के by applying external electric field the direction of the dipole becomes aligned in a ordered way, वो एक यूनिफॉर्म वे में आ जाता है। तो उस मटेरियल को क्या कहेंगे, पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। उसके एग्जांपल्स आप लिखते हैं स्टूडेंट्स, उसके एग्जांपल्स क्या है, उसके एग्जांपल्स हैं पोटाशियम, उसके एग्जांपल्स हैं पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एग्जांपल्स हैं पोटाशियम टार्टारेट। पोटाशियम टार्टारेट का फार्मूला जिस फॉर्म में लिख रहे हैं वैसे नोट कर लें, क्योंकि बड़ी बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, थोड़ी सी मुसीबत आपको हो जाएगी याद करने में, इसलिए आप इसको बिल्कुल इस फॉर्म में लिखें, CHOH अल्कोहलिक ग्रुप, और इधर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसमें H को रिप्लेस करके पोटाशियम ला दिया गया। वेरी सिंपल। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज कॉमन नेम है इसका रशल सॉल्ट, रशल सॉल्ट इसे कहते हैं। और इसे हम लोग पोटाशियम और क्या कहते हैं इसे, पोटाशियम टार्टारेट, पोटाशियम टारेट भी कहते हैं। तो आप इसे जल्दी नोट कर लें। एक और इसमें बच गया है, वो है एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या बताया गया था, जस्ट सपोज दैट डाइपोल मोमेंट का भी अपना एक डायरेक्शन होता है जैसे मैग्नेटिक मोमेंट का होता है, तो डाइपोल मोमेंट फेरो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्कुल वैसे ही सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, परमानेंटली होते हैं। तो एंटी फेरो में क्या होगा, जैसे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में बताया गया था, तो एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, इसमें डाइपोल मोमेंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन फेरो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल उसी तरह से डेवलप होगा, बट इक्वल एंड अपोजिट इन नंबर्स हो जाएंगे, ड्यू टू व्हिच दे कैंसिल्स ईच अदर। इसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल है लेड जिरकोनेट, लेड जिरकोनेट। आप इसको जल्दी से नोट कर लें स्टूडेंट्स।
होप सो स्टूडेंट्स आपने इसे नोट कर लिया होगा। वन मोर थिंग, पायरोलिसिटी के एग्जांपल्स आप नोट कर लें। एक एग्जांपल है गैलियम नाइट्राइड एंड पेरोव्स्काइट। ये कॉमन ट्रेड नेम है पेरोव्स्काइट, एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, तो ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स ये कुछ एडवांस टॉपिक थे इस चैप्टर से रिलेटेड। होप सो कि आप इसको समझ गया होगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जेई एंड एनडब्ल्यूटी नीट एग्जामिनेशन और जेई में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक तो आते रहते हैं। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी। कुछ एनसीईआरटी के टिपिकल क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने हम बतलाया है कि वो जो रिस्पॉन्स पे जाए, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो, तो आप इसे जल्दी नोट कर ले। सो स्टूडेंट्स आपने इसे नोट कर लिया होगा। एंड नाउ कम टू द प्रॉब्लम डिस्कशन ऑफ एनसीईआरटी बुक। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है उसे आप खोल लें। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप देखें। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको क्लासिफाई करना था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के आधार पर आपको सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करना था। तो वेरी सिंपल, आप इसमें कॉलम ड्रॉ कर लें। आप इसमें कॉलम ड्रॉ कर लें। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इसमें टाइप को अरेंज कर लें। क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या क्या टाइप थे? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। चूंकि इस क्वेश्चन में एक चीज और है कि अगर वो एमॉर्फस है तो उसकी भी कैटेगरी बताइए। तो एक कॉलम और आप ड्रॉ करेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। सो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, जो जो कंपाउंड्स इसमें मौजूद होंगे आप उसके नेम को उसके करस्पॉन्डिंग क्लासिफिकेशन वाले कॉलम में लिखते चले जाएंगे। तो फर्स्ट वन आप देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है? टेट्रा फास्फोरस डेकॉक्साइड P4 और 10। तो ये P4 और 10 क्या है स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर P4O10 ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये आ जाएगा। सेकंड वन इज अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट अमोनियम पॉजिटिव एंड फॉस्फेट नेगेटिव के आयंस होते हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं, इसलिए किस कैटेगरी में आ जाएगा? आयनिक में आ जाएगा। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। थर्ड है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने आपको लेक्चर्स में बता दिया था। सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में बहुत लार्ज जैक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में हो जाएगा। उसी तरह से आपका दिया गया है आयोडीन, फास्फोरस, प्लास्टिक। तो आयोडीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है। प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स मोस्टली आपको बता दिया स्टूडेंट्स, वो जनरली क्या होते हैं? एमॉर्फस होते हैं। तो प्लास्टिक एमॉर्फस की कैटेगरी में हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज ग्रेफाइट, ब्रास एंड रुबिडियम। ग्रेफाइट कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड की कैटेगरी में है। दिस इज योर ग्रेफाइट। ब्रास एंड रुबिडियम क्या होगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड, ब्रास एंड रुबिडियम वेरी गुड। आपने क्या बताया? मेटालिक सॉलिड में, बिल्कुल सही, ब्रास एंड रुबिडियम। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज lithium bromide and silicon. तो lithium bromide again the ionic crystalline compound. lithium bromide and the last one is silicon. तो silicon के बारे में हमने आपको n टाइप एंड p टाइप में बताया था स्टूडेंट्स कि सिलिकॉन के मॉलिक्यूल्स लार्जली एक दूसरे से कोवैलेंट के द्वारा जुड़ते चले जाते हैं। तो सिलिकॉन कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में हो जाएगा। होप सो आप इसे जल्दी नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। द सिलेक्टेड क्वेश्चंस जिसको आपने रेस्पॉन्स में अपने भेजा है और कहा है इसे सॉल्व करने के लिए, हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस
very simple and so easy that you can opt for these questions. So that we have to discuss about the question number 8 now. हालांकि क्वेश्चन 8 वेरी सिंपल था, फिर भी हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो आपको। क्वेश्चन हम एक बार आपको पढ़ देते हैं। हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल? ये तो बता दिया था स्टूडेंट्स आपको। हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ, तीन कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट दी गई थी, उन तीनों कैटेगरी में आपको बदलाना था। FCC क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड tetragonal, and the third one is body centered. Body centered, it is so easy question. Face centered, whether it is cubic or it is tetragonal or whatever it may be, face centered है स्टूडेंट्स। आपको हमने बताया था कि फेस सेंटर्ड में टोटल कंट्रीब्यूशन नंबर क्या होते हैं। कॉर्नर्स के कंट्रीब्यूशन 1/8 into 1, कॉर्नर्स के कंट्रीब्यूशन 1/8 into 8 कॉर्नर्स, तो क्या हो गया था 1। फेस के क्या बताया गया था आपको, हमने एक जनरल फार्मूला भी दिया था। फेस के कंट्रीब्यूशन 1/2 into 6 फेसेस होते हैं, कितने हो गए 3 and 1 4। वेरी सिंपल। फेस सेंटर चाहे क्यूबिक का हो या टेट्रागोनल का हो, अगेन 4। बॉडी सेंटर का क्या होता है, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 8 into 1/8, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1, और एक बॉडी में रहता है वो किसी से कांटेक्ट में नहीं होता है, तो ये कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन था, और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन भी 1 होता है, तो टोटल आपका जेड नंबर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ हम एक बात आपको अलग से बताते हैं, वो बहुत ध्यान देंगे आप। एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछता है, ये जो नंबर दिए गए 4, 4 and 2, ये जो 4, 4 and 2 आपको आंसर दिया गया है, this is number of lattice point per unit cell, and sometimes students in questions it is asked that calculate the number of lattice point in one unit cell only। मैं भी शायद इस तरह से आपको कंफ्यूजन हुआ हो, तो अच्छा आपने पूछ लिया, इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो हमने निकाला नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है, पर यूनिट सेल, ये जो आपने सॉल्व किया अभी दिस मंथ। अगर आपको पूछ देता नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन वन यूनिट सेल, देखिए जरा से तरह से क्वेश्चन में कैसे वेरिएशंस आते हैं। 1 यूनिट सेल, तब जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, एक यूनिट सेल आपको दिया गया और उसमें टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, तो ये आपका FCC है। तो FCC में कॉर्नर्स पर कितने पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, कॉर्नर्स पर कितने पॉइंट्स होते हैं 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स, और 6 फेसेस पर होते हैं, तो टोटल कितने पॉइंट्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स 14। बी कीप इन योर माइंड, इसलिए आप क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देंगे। ये क्वेश्चंस इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। इफ क्वेश्चन में पूछा जाए नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, देन द आंसर विल बी लाइक दिस z नंबर। बट सिर्फ दिया गया हो कि सिर्फ एक ही यूनिट सेल है, उसमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स फाइंड करें, तो आप जान रहे हैं कि कॉर्नर्स पर 8 होंगे और फेसेस पर 6 होंगे, 14। अगेन इसमें वही हो जाएगा 14। और BCC में क्या होगा स्टूडेंट्स, BCC में क्या हो जाएगा इस कैटेगरी के हिसाब से, कॉर्नर्स के 8 और 1 बॉडी सेंटर के, 1 बॉडी सेंटर के, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। एंड नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 होप सो आपने इसे नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए एक न्यूमेरिकल है, वेरी सिंपल, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ क्रिस्टल आप नोट करेंगे।
तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिल्वर क्रिस्टल कैसा है, FCC है। जब सिल्वर क्रिस्टल्स का नेचर FCC है, देन इट मींस इसका Z नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4। तो सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC, क्वेश्चन से आप डाटा कलेक्ट करेंगे। तो सिल्वर क्रिस्टल का नेचर FCC था, इसलिए उसका Z नंबर कितना हो गया, 4। अब उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज, एज लेंथ तो हम लोग जनरली, एज लेंथ जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल a, it is 4.07 into 10 to the power minus 8 centimeter, 10 to the power minus 8 centimeter, and now its density is also given, density is 10.5 gram per centimeter cube, density is equal to 10.5 gram per centimeter cube, 10.5 gram per centimeter cube. Then you have to find the value of atomic mass of silver. You have to find atomic mass of silver. The question is so easy. By applying direct formula, density is equal to Zm by AQNA. One more thing students, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो एज लेंथ का यूनिट दिया गया है और जो डेंसिटी की यूनिट दी गई है, ये दोनों सिमिलर यूनिट में रहने चाहिए। इफ इट इज नॉट इन सिमिलर यूनिट, आप उसे कन्वर्ट कर देंगे। तो डेंसिटी का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, यहाँ आपको m फाइंड आउट करना है, देयरफॉर m बिकम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, d इंटू a क्यूब इंटू na डिवाइडेड बाय z। ऑल द वैल्यूज आर गिवन, डेंसिटी गिवन है, a का वैल्यू आपको मालूम है, नंबर ऑफ एवोगाड्रो आप जानते हैं 6.022 into 10 to the power 23 and z is 4। आप इसको पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सो द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। इसी तरह से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं इसमें। एंड नाउ अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है स्टूडेंट्स, देखें आप। क्वेश्चन नंबर 12 हमने डिस्कस कर दिया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, नायोबियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC। नायोबियम क्रिस्टल नेचर कैसा है इसका, BCC। अभी आपको मैंने फॉर्म बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके नेचर को चेक करेंगे, इसका नेचर FCC था, इसका नेचर BCC है, देयरफॉर Z बिकम्स 2। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ क्रिस्टल का फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, इफ डेंसिटी इज अगेन गिवन, डेंसिटी दिया हुआ है 8.55, डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस इफ एटॉमिक मास गिवन है। इसका एटॉमिक मास गिवन है 93U एंड यू हैव टू फाइंड एटॉमिक रेडियस, यू हैव टू फाइंड एटॉमिक रेडियस। सो स्टूडेंट्स, इसके एटॉमिक रेडियस को फाइंड करना है, वेरी सिंपल। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो डाटा दिया गया है, इस डेटा से यहाँ आपको मास भी दिया गया है, आर आपको फाइंड करना है। तो आर और ए में एक रिलेशन आप जानते हैं, आर और ए में एक रिलेशन हम लोग जानते हैं BCC के लिए, सिंस आर इज इक्वल टू √3/4a। तो अगर हम लोग a फाइंड कर लें तो हम लोगों को r मालूम हो जाएगा। और a कैसे फाइंड करेंगे, a फाइंड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा, मास और डेंसिटी से। तो एक रिलेशन इन सब के बीच में एस्टैब्लिश है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम लोग इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल फाइंड करते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल। ये मास ऑफ क्रिस्टल गिवन है, मास ऑफ यूनिट सेल फाइंड करेंगे। देयरफॉर मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको याद है, Z नंबर यानी कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इनटू मास ऑफ वन एटम, और Z इनटू मास ऑफ वन एटम को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास बाय एवोगाड्रो नंबर। तो Z आपको मालूम है, देखिए यहाँ Z कितना है स्टूडेंट्स, इसके Z है 2, Z इज 2।
मास कितना है इसका 93। एवोगाड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने का इसका वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू आ जाएगा 30.89 इंटू ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर -23 यू। इसके मास आपने फाइंड कर लिए। एंड नाउ आप जान रहे हैं किसकी डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर डेंसिटी मालूम है आपको, मास मालूम हो गया आपको। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और सिंपल वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। तो मास आपने फाइंड किया 30.89 इंटू 10 टू द पावर -23, डेंसिटी इज 8.55। सो आप यहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम। इसका वैल्यू हो जाएगा 3.613। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे 3.613 इंटू 10 टू द पावर -23। एंड नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है ए क्यूब, और सिंपल कर दें आपके लिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू साइड क्यूब ए क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम का वैल्यू आप देख रहे हैं दिया हुआ है, सो ए क्यूब इज इक्वल टू 3.613 इंटू 10 टू द पावर -23। ए क्यूब को हटाएंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा, तो क्यूब रूट को रिजॉल्व करने के लिए 10 टू द पावर -23 को हम लोग जरा सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इट इज 3.613 इंटू 10 टू द पावर -24 क्यूब रूट ए। एंड नाउ आप ए का वैल्यू यहां से आप ए का वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। आप देखें फिर से इसे, ये आपने नोट कर लिया होगा, होप सो। क्वेश्चन नंबर 11 हैव बीन रिटन ऑलरेडी। तो आप देखें ए को फाइंड करेंगे, इट बिकम्स क्यूब रूट 3.613 इंटू 10 टू द पावर -23, और क्यूब रूट इसको हम रिजॉल्व कर दें सॉल्व करने के लिए 36.13 इंटू 10 टू द पावर -24, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, ये 10 टू द पावर -24 हो जाएगा। 10 टू द पावर -24 से कितना बार आ जाएगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली 10 टू द पावर -8, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 3.31। तो आपको क्या मालूम हो गया, ए। जैसे आपको ए मालूम हो गया, इस फॉर्मूले से आप आर फाइंड कर लेंगे। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। Therefore, for BCC R is equal to √3/4 A, and now आप इसे सॉल्व कर लेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो तो आप इसे नोट कर लें। फर्दर क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, एंड आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके रिस्पॉन्स को सेंड करेंगे। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, सो दैट उन तक क्वेश्चंस और अपडेट्स पहुंचते रहे। टिल देन, गुड बाय।